हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास नाइन्थ। और बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। तो इस चैप्टर के अंदर हम फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हो रही सभी घटनाओं के विषय में पढ़ रहे थे। तो चलिए बच्चों, इसे शुरू करते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला विषय है फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव। तो देखिए बच्चों, 1791 में नेशनल असेंबली के द्वारा संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया गया, यानी कि संविधान किस प्रकार का होगा ये सारा प्रारूप तैयार कर लिया गया। और इसके बाद सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न विभिन्न संस्थाओं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनमें विभाजित कर एवं हस्तांतरित कर दिया गया। यानी कि जो शक्तियां इन तीन विभागों में बांट दी गई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी इन तीनों में जो है वो शक्ति का जो है बंटवारा कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी। यानी कि देखिए, जो सम्राट था वो तो लुई 16 ही था, लेकिन साथ में जो है अब जो है संविधान का निर्माण हो चुका था और जो है शक्तियाँ इन तीन जो विभागों में विभाजित कर दी गई थी और राजा की शक्तियों को अब क्या कर दिया गया था, सीमित कर दिया गया था। तो देखिए, इस नए संविधान का जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। यानी कि जो सम्राट निरंकुश था, यानी अपनी मनमर्जी से वो किसी भी नियम कानून को बना लेता था और वह बिल्कुल स्वतंत्र था, तो उसकी शक्तियों को सीमित करना था। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का जो अधिकार था वो नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। यानी कि अब जो है सम्राट केवल नाम मात्र का ही रह गया था और जो नियम कानून बनाएगा वो नियम कानून बनाने वाली संस्था जो है नेशनल असेंबली होगी। यानी कि सारी पावर जो है नेशनल असेंबली को सौंप दी गई। यह नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सक्रिय नागरिक। तो देखिए, सक्रिय नागरिक, नए संविधान के अनुसार फ्रांस की 2.8 करोड़ की जो जनसंख्या है उसमें लगभग जो 40 लाख लोग हैं उनको मताधिकार का जो अधिकार है, मतदान देने का अधिकार है, उसे प्राप्त था। यानी कि जिन्हें सक्रिय नागरिक कहा गया था। सक्रिय, तो देखिए सक्रिय नागरिक का दर्जा उन्हें किस लिए दिया गया था ये आप आगे देखेंगे। तो देखिए, जो सक्रिय नागरिक थे, सक्रिय नागरिक का दर्जा उन्हें उन्हीं लोगों को प्राप्त था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो है वो कर चुकता करे। यानी कि उनकी इतनी हैसियत हो कि जिस तरह से, यानी किसी एक व्यक्ति को काम के लिए 3 दिन की मजदूरी जो निर्धारित की गई थी वो दी जाए, तो उतने बराबर अगर उसकी टैक्स देने की हैसियत है तो ही उसे जो है सक्रिय नागरिक का अधिकार दिया जाएगा और उसे जो है मतदान देने का जो है अधिकार प्राप्त होगा। तो निर्वाचक की जो योग्यता है और असेंबली का सदस्य होने के लिए करदाता का उच्च श्रेणी में होना ज़रूरी था। यानी कि निर्वाचक, यानी जो नेशनल असेंबली है, जो जिसके अंदर जो उम्मीदवारों का जो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था, तो मतलब उसमें यानी कि चुनाव के दौरान पार्टिसिपेशन वही व्यक्ति कर सकता था जो करदाताओं में सबसे उच्च श्रेणी का था, यानी कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला व्यक्ति था। इसके बाद देखिए बच्चों, आपने सक्रिय नागरिक किया है। सक्रिय नागरिक के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है निष्क्रिय नागरिक। तो देखिए, निष्क्रिय नागरिक कौन थे? लगभग 30 लाख पुरुष और जो महिलाएं हैं, बच्चे और 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मतदान प्राप्त नहीं हो, मतलब मतदान का जो अधिकार है उन्हें नहीं था। बहुत सारे ऐसे पुरुष थे, बहुत सारी महिलाएं थी, कुछ बच्चे भी थे जो 25 वर्ष से कम उम्र के थे। तो उन्हें जो है निष्क्रिय नागरिक क्यों कहा गया? देखिए, इसका कारण देखिए, क्योंकि इन जो महिलाओं को तो वैसे भी जो है मतदान देने का अधिकार उस समय तक प्राप्त नहीं था। तो पुरुष में वे पुरुष आते थे जो मतलब 3 दिन की मजदूरी के अनुसार जो है
मतलब उनकी इतनी हैसियत नहीं होती थी कि जितना कि 3 दिन में एक व्यक्ति मजदूरी करता था, जो पैसा वो कमाता था उतना भी मतलब वो उसको टैक्स, अगर यानी कम से कम भी टैक्स देने की अगर उसकी हैसियत नहीं होती थी तो उसे भी जो है मतदान देने का अधिकार नहीं होता था। इस वजह से उन पुरुषों को, कुछ महिलाओं को और जो 25 वर्ष की जो उम्र से बच्चे कम थे उन बच्चों को निष्क्रिय नागरिक में रखा गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण। विधायिका देखिए कानून बनाने की जो कानून बनाने की जो सभा थी और उसके द्वारा जो कार्यपालिका यानी जो लागू करने वाली उस पर किस प्रकार नियंत्रण रखा गया, ये इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए अब नया संविधान बन जाने के बाद जो विधायिका है, जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता था, यानी कि जो नियम कानून बनाने वाली जो संस्था थी, यानी कि जो सबसे अधिक जो शक्तिशाली संस्था थी उस समय फ्रांस के अंदर, तो ये जो विधायिका थी और इसके जो है 745 सदस्य थे, यानी कि इसके अंदर जो थे 745 सदस्य थे। फ्रांस में कार्यपालिका जिसमें स्वयं जो है सम्राट और उसके मंत्रीगण शामिल थे, इसको नेशनल असेंबली नियंत्रित करती थी। आपने अभी पहले पॉइंट में भी आपने देखा था कि जो है सम्राट से उसकी सारी शक्तियों को सीमित कर दिया गया था, छीन लिया गया था और वो सारी शक्तियां जो है अब नेशनल असेंबली के नियंत्रण में थी। यानी कि जो नियम कानून बनाने का जो जिम्मेदारी थी अब नेशनल असेंबली के पास थी, राजा के पास इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। और जो सक्रिय नागरिक जिन्हें मतदान प्राप्त था वे निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे, यानी कि इस निर्वाचन समूह में नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव ही होता था। तो यानी देखिए नेशनल असेंबली के जो सदस्यों का चुनाव कौन करता था, वे सक्रिय नागरिक जिन्हें मतदान देने का अधिकार होता था। इसके बाद जो सरकार का तीसरा विभाग था यानी कि न्यायपालिका, इसका चुनाव कौन करता था? देखिए न्यायपालिका का चुनाव भी यही सक्रिय नागरिक करते थे जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। तो देखिए नए संविधान की शुरुआत इसी घोषणा पत्र से हुई थी। राज्य का यह कर्तव्य माना गया था कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक यानी कि जन्मजात अधिकारों की रक्षा करे, यानी कि जन्म से ही उन नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा का जिम्मा किसका है? सरकार का है। इन अधिकारों में शामिल था जीवन के अधिकार, यानी कि जीवन को जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मीन्स आप अपने जो मन के विचार है वो दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। जो भी आपकी मन की इच्छाएं हैं, जो भी विचार है दूसरों के प्रति, उनकी जो है आप उनको व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है उन्हें दी जाती है। और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। अब देखिए कानून के सामने सभी बराबर हैं, सभी नागरिक, यानी देश का प्रत्येक नागरिक जो है कानून के समक्ष, संविधान के समक्ष एक समान है। तो ये सभी जो अधिकार हैं ये नैसर्गिक यानी बिल्कुल जन्म से ही उन्हें दिए जाएंगे प्रत्येक नागरिक को, और आहरणीय यानी कि इनका हरण करना, हरण मतलब इनको समाप्त करना या इनको कम करने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है, ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया। अब ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को जन्मना से ही जो है प्राप्त थे और इसे जो है छीनने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता था। इसके बाद देखिए जो मार्शिले है, ये एक जो है महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए मार्शिले, तो ये क्या था? देखिए मार्शिले से मतलब है कि यह जो है देशभक्ति का गान है। मार्शिले जो है वो इसे जो है स्वयंसेवी संघ यानी कि वो लोग जो क्रांतिकारी थे, जो देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, तो उन लोगों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। ये मार्शिलेस जो था ये राष्ट्रगान जो है बाद में जो है इसे राष्ट्रगान का दर्जा दे दिया गया था। ये आज जो है फ्रांस के राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता है, इसीलिए देखिए इसका नाम मार्शिले कहा गया है और जो है आजकल इसे राष्ट्रगान के रूप में ही जो है मान्यता प्राप्त है। तो ये सभी पॉइंट्स जो है आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से बच्चों। और जो मार्शिलेस है जो ये जो है वन वर्ड में क्वेश्चन भी आ सकता है ये एग्ज़ाम में।
तो इस जो वर्ड की डेफिनेशन आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए कि मार्शलेस क्या है। तो ये देखिए, ये राष्ट्रगान है, कहाँ का? फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।